प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मैथ्स का 2023 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 324 BA है, जिसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि 2023 के 2022 के आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 के हम 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कै खे गे। ये हम पहले पहले दूसरे पार्ट में कर चुके हैं। अब हम जो है घे से शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, छठे का घे क्या कहता है। छठे का घे, देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड एक से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यदृच्छे निकाला गया। यदृच्छे मतलब रैंडमली निकाल लिया, बस ऐसे ही उस बक्से में हाथ दिया और ऐसे बिना देखे निकाल लिया, यदृच्छे। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें ये उल्टा जा रहा है। इसका मतलब ये निकाल तो चुका है, लेकिन पीछे से कुछ घटना होने की पूछ रहा है प्रायिकता, है ना? तो इसका मतलब इसमें बेस थ्योरम लगेगी, बेस पर में लगेगी। ठीक है ना? देखिए कैसे करेंगे इसको बेस थ्योरम से। देखिए बच्चों, हम इसमें दो घटनाएं मान लेते हैं। हमने क्या कहा, माना घटनाएं। हमारे पास दो घटनाएं बनी, माना घटनाएं। E1 घटना एक तो है कि कार्ड पर संख्या सम आना। कार्ड पर संख्या कार्ड पर संख्या सम आना, है ना? दूसरी ऐसा हो सकता है कि कार्ड पर संख्या विषम आए। कार्ड पर कार्ड पर संख्या विषम आना। ठीक है ना बच्चों? कार्ड पर संख्या विषम आना। और एक चीज इसने कही है, ये निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। एक घटना यह है, इसको हम ए मान लेते हैं कि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक है, ये उसने दी हुई है। ठीक है ना? अब देखिए, अगर आप इस बेस परमे के क्वेश्चन को इस डायग्राम के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। देखिए, ये ऐसा डायग्राम बना लीजिए। E1 एक घटना, E2 दूसरी घटना। यहां से हम ऐसे गए और ये हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है? अब यहां पर देखिएगा, देखिए हमारे पास क्या है, दो घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं में से E1 घटना होने की क्या प्रायिकता है। देखिए, हम ये चूज करेंगे। E1 का मतलब क्या है, कार्ड पर संख्या सम आना। और हमारे पास 1 से 10 तक के कितने सम है, कितने सम संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है ना? तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए, 5, और टोटल कितने हैं, 10। तो ये कितनी प्रायिकता आ गई, 1/2। इसी तरह E2 के घटना प्रायिक E2 की प्रायिकता क्या होगी, E2 घटना की प्रायिकता क्या होगी। इसमें भी हमारे पास 5 विषम नंबर हैं, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, तो क्या आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, ये घटना हम चूज कर चुके कि E1 घटना है। E1 घटना में से कार्ड पर संख्या 3 से अधिक आना, उसकी क्या प्रायिकता है। तो ये क्या होगा, हम E1 घटना चूज कर चुके हैं, हमें क्या निकालना है, 3 से अधिक कार्ड पर संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए, हमारे पास अनुकूल परिणाम ऐसे कितने होंगे कि हमारे पास इवन संख्याएं हों। कितनी इवन संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास 5 इवन सम संख्याएं हैं। इनमें 3 से ज्यादा कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4। 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम कौन से हुए, 4 नंबर, है ना? अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो ये आ जाएगी 4/5। इसी तरह हम एक घटना निकालते हैं E2 से। हमने E2 चूज कर लिया कि संख्या पे विषम आया हो, है ना? तो उसमें 3 से ज्यादा आने की क्या प्रायिकता है, नंबर उस पे जो नंबर है वो 3 से ज्यादा आया हो, उसकी क्या प्रायिकता है। कौन कौन से नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 10। 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए, इनमें हमारे पास ये टोटल कुल विषम संख्या है हमारे पास, और इनमें से 3 से ज्यादा कितनी है, 1, 2, 3। 3 नंबर 3 से ज्यादा हैं, तो हमारे अनुकूल परिणाम 3 है और टोटल कितने हैं, 5। तो ये घटना ये हो गई। और जो घटना हमें निकालनी है वो ये है कि वो कह रहा है कि 3 से अधिक नंबर उस पर आ चुका है, यानी एक घटना हो चुकी है ना? और हमें वो जो नंबर आया है वो सम संख्या का हो, सम संख्या का हो। ऐसे ये कह रहा है 3 से अधिक आ गया और सम संख्या का हो, इस वाली का। तो E1 पूछ रहा है वो, P ऑफ E1 अपॉन A। ये वो घटना जो है हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना? ये हमें निकालना है, और इन्हीं सब से हम फॉर्मूला यूज करके हम जो है इसको निकाल देंगे। ठीक है? देखिए, बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है,
पी ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना बेस पर में से, ब्रेज नहीं बेस, बेस पर में से, बेस पर में ये कहती है पी ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल्स टू पी ऑफ E1, E1 की प्रायिकता मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन, यही नीचे आ जाएगा पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस पी ऑफ E2, नीचे जितनी भी घटनाएं हैं सबका जोड़ आ जाएगा, है ना, पी ऑफ ए अपॉन E2, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। पी ऑफ E1 की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई पी ऑफ ए अपॉन E1 की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 रख दिया अपॉन, यही सेम वैल्यू दो नीचे थी तो 1/2 इंटू 4/5 प्लस पी ऑफ E2 क्या है 1/2 और पी ऑफ ए अपॉन E2 क्या है 3/5, तो ये आ गई 3/5। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर 4/10, ऊपर बना 4/10, नीचे कितना बना 4/10 ये और प्लस 3/10 ये, 3/10 ये, ओवरऑल कितना हो गया 4/10 बटे 4 और 3 7, क्योंकि नीचे नीचे 10 है तो 7/10 इसका आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा 4/7, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 का डे क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपके पास अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -4xy², ठीक है ना। इसका विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको पहले हल ज्ञात करते हैं कि हल क्या है इसका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब इसके चरों को अलग अलग कर लेंगे, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो y ये अपॉन में आ जाएगा y² और ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा -4x मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये y² था 1/y² का, अब हम क्या करेंगे दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर जब समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा 1/y² dy इक्वल्स टू -4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा x dx, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे, y² ऊपर जाएगा y की पावर -2 हो जाएगी, y की पावर -2 का समाकलन करेंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यही आएगा इक्वल्स टू -4 और इसका आ जाएगा x²/2 + c, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस के कितना बचा -1, यानी ये माइनस में आ जाएगा आपका y की पावर -1 इक्वल्स टू 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा -2x² + c। अब ये बन गई समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया इसका नॉर्मली जो हम हल निकालते हैं अवकल समीकरण का वो। अगर वो विशिष्ट हल कह रहा है तो इसका मतलब वो c की वैल्यू निकाल करके हमें इसी में रखनी है, तब हमारा आंसर आएगा। तो देखिए इसने एक कंडीशन दी है, यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0 हो, तो अब देखिए इसमें y बराबर 1 x बराबर 0 पुट कर दो, ये 1/y है। अब अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो ये 1 ही रहेगा इक्वल्स टू, और -2 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा इक्वल, प्लस आ जाएगा c। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 है, 2 घूम करके उधर चला गया, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया 1 बच गया, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए सॉरी ये आ गया। अब ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1/y इक्वल्स टू -2x² -1, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू -2x² y माइनस के y, सब में से माइनस कॉमन लेकर के काट दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा y प्लस के 2x² y इक्वल्स टू 1, और ये आपका हो जाएगा इसका विशिष्ट हल, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर ये कहता है 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक खंड हल करना है हमें, ठीक है ना, या तो कै करना है या खे करना है, दोनों 8 नंबर के हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप बिल्कुल जो है सही से चूज़ करना, जो आपको लगता हो कि मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना, वो क्वेश्चन आप यहाँ से चूज़ करना।
क्योंकि देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है इसकी अपेक्षा, ये थोड़ा आसान है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो 8 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, लेकिन आपको ये देखने में पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना, ये क्या दे दिया इसने। लेकिन ये क्वेश्चन बेहद आसान है अपेक्षाएं इसके, ये क्वेश्चन थोड़ा इससे मुश्किल पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन है दोनों आसानी। तो चलते हैं हम करते हैं सातवीं के कै क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए सातवीं का कै, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो ए है, ए बराबर 3 1 -1 और 2, आव्यूह ए जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, समीकरण को सेटिस्फाई करता हो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, है ना, को सेटिस्फाई करता हो, इसको सेटिस्फाई कराना है। तो हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो यहीं तक ही है, संतुष्ट करता है, और आई जो है वो 2x2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 वाली, ठीक है ना, 2x2 की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें आई स्क्वायर निकालना होगा। आई स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए रख देंगे, ठीक है ना। ए हमारे पास क्या है, देखिए ए हमारे पास है 3 -1 1 2, सॉरी 1 2, और ये हो जाएगा 3 -1 1 2, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखिए पहली रो पहला कॉलम, 3 3 9 -1, तो 9 में से 1 गया 7, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं, 3 3 9 9 और 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 8, है ना, ये 8 हो जाएगा। और 3 एकम 3 प्लस 2, 3 एकम 3 1 दूनी 2, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। अब चलते हैं -3, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की 3 में करेंगे -3 आ जाएगा, प्लस 2 की -1 में करेंगे -2 आएगा, तो -3 -2 -5, और ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। बस आपके पास ए स्क्वायर आ गया, तो हम चलते हैं, हम करेंगे यहाँ टू वेरीफाई। हमें क्या वेरीफाई करना है, संतुष्ट करना है, टू वेरीफाई ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 8 5 -5 और 3, -5 गुना ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 3 -1 1 और 2, प्लस 7i का मतलब है आपके पास 7 0 0 7, ठीक है ना, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बस। ये हो जाएगा आपका 8 5 -5 और 3, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं -5 के अंदर, 5 की कर लो, माइनस यहीं पर रहने दो। ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम -5, 5 दूनी 10, ये आ गया, प्लस ये आ जाएगा आपका 7 0 0 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट घटाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो 8 में से 15 गए, कितने बचेंगे माइनस के 7, फिर 5 में से 5 गया 0 बचेगा, फिर -5 और माइनस माइनस प्लस 5, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 3 -10, ये हो जाएगा माइनस के 7, यानी इनको तो सॉल्व करके ये आया, प्लस ये वाली मैट्रिक्स जो कि तुम 7 0 0 7। अब देखिए बच्चों, जब मैं पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ही जोड़ूंगा -7 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 0, फिर पहला इसमें जोड़ूंगा दूसरा दूसरे में, ये भी 0, फिर ये वाला इसके साथ जोड़ूंगा, ये भी 0, फिर ये वाला इसके साथ जोड़ूंगा -7 प्लस 7, ये भी 0। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बन गई। इसको हम ये जो थोड़ा बड़ा सा जीरो बना देते हैं डार्क सा करके, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये क्या आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। आप इसमें लिख देना वेरीफाइड, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये कह रहा है कि इसकी सहायता से, इसने कहा है और 0 2/2 का कोटि का शून्य आव्यूह है, जो इसने बता दिया ये जीरो मैट्रिक्स, और ये कह रहा है अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें। तो ए इनवर्स इसकी सहायता से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए नाउ, अब इसको लिख लीजिए ए इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए ए इंटू ए ही, -5a, इस 7i को उधर पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 7i, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसके भी इस साइड ए इनवर्स ले लेंगे और इसके भी इस साइड ए इनवर्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो ए इनवर्स जब आएगा तो ए इनवर्स इसके साथ भी आएगा, ए इनवर्स इसके साथ भी आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इनवर्स ए डॉट ए माइनस ए इनवर्स 5a, और यहाँ पे आएगा ए इनवर्स माइनस के 7i, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स ए के साथ हम ये जो ब्रैकेट है इन दो को दे सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, यानी ए इनवर्स ए हो जाएगा, इंटू में ए आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा, ये 5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स ए, और ये -7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा ए इनवर्स आई, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ए इनवर्स की जब ए में करेंगे
तो आई आएगा। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स की उसी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, और ए पहले से है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आई आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा माइनस के 7 ए इनवर्स आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, चूंकि ए की ए इनवर्स में जब मल्टीप्लाई होगी तो आई आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब किसी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह में गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, यानी ए ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे बचेगा 5i, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 7 ए इनवर्स। ठीक है ना बच्चों, ये क्या आ जाएगा, माइनस के 7 ए इनवर्स। जब ए इनवर्स की आई में करेंगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जब किसी मैट्रिक्स की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स घूम करके वापस आ जाती है। ठीक है ना। अब देखिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, इसको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5i प्लस हो जाएगा माइनस के हो जाएगा ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में, और आई हो जाएगा 1001, और माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास, ऊपर से देख लीजिए क्वेश्चन में से 3, 1, -1 और 2। ठीक है ना, ये आ जाएगी। अब देखिए बहुत आसान है, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 5005 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 3 -1 1 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1, 0 में से -1 घटाएंगे +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा +1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये 7 आपको इन्वर्स में भी चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये 7 जो है आपको इधर डिवाइड में जाना चाहिए, ये 7 जो है आपको इधर डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तभी तो इन्वर्स की वैल्यू आएगी। तो ए इन्वर्स बराबर ये आ जाएगा आपका 1/7, और ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी 2 -1 1 और 3। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आ जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो बच्चों ये कितना आसान क्वेश्चन था, और जो अब हम करेंगे वो इससे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना, है वो भी आसान ही, तो आप इन दोनों में से चूज आसान वाला कीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के आधी होती है। देखिए 7वें का ख। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, एक शंकु है और शंकु के अंदर एक बेलन है जो जिसका वक्रपृष्ठ महत्तम है, मतलब महत्तम वक्रपृष्ठ वाला बनाना, सबसे बड़ा से बड़ा जितना हम बना सकते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल मतलब एक सॉरी ट्रायंगल नहीं, एक कोण बना लेते हैं। शंकु, एक शंकु हमने बना लिया। देखिए मान लीजिए हमारा शंकु है, ठीक है ना, और इस शंकु के अंदर एक हमारे पास बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है ना, लंबवृत्तीय बेलन हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर एक बेलन बना लिया ऐसा, यहां पर, और ये हो गया हमारा बेलन। ठीक है ना, देखिए बच्चों, शंकु जो होगा आपका कुछ ऐसा होगा, यहां से जो ऐसे जाएगी हाइट, और ये जो है ऐसे बनेगा, है ना, कुछ कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। हमने क्या किया, और ये इसको हाइट दे दीजिए यहाँ से यहाँ तक की, ये इसकी हाइट दे दीजिए। ठीक है ना, ये इसकी हाइट दे दीजिए। अब देखिए हम इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं इसको कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, ए बी सी हो गया। अब हम इसको पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, और इसको एस दे देते हैं। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट बीच में है इसको हम ओ दे देते हैं, ओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट मान लेंगे। एक तो सबसे पहले इसकी हाइट मान लेंगे ए ओ, है ना, और इसकी हम क्या करेंगे, इसकी बेलन की रेडियस मान लेंगे और एक शंकु की रेडियस मान लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं माना। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम ओ एस जो है यानी बेलन की त्रिज्या है वो मान लेते हैं हम आर। तो बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो गई आर। ठीक है, फिर शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, या एक काम करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं r, शंकु की त्रिज्या को। ठीक है ना, शंकु की त्रिज्या को r मान लेते हैं, और इसकी जो हाइट हो जाएगी पूरी वो हो जाएगी h, यहां से यहां तक हाइट इसकी। ठीक है ना, तो बस इसको हमें लिखना है। अब देखिए हम लिखेंगे माना शंकु के आधार की त्रिज्या, है ना, माना शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है,
शंकु के आधार की त्रिज्या कौन सी है, ये शंकु है, इसका आधार OC है, OC त्रिज्या है इसकी, तो हम लिखेंगे OC बराबर x, क्या OC बराबर r, तो ये तो हो जाएगी OC बराबर r। और एक है बेलन के आधार की त्रिज्या, और यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी OS, वो क्या माननी है हमने x, और हमने एक शंकु की ऊंचाई माननी है, तो शंकु की ऊंचाई लिख देंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h, ठीक है ना, h हो जाएगी शंकु की ऊंचाई यानी AO। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये AO है, ठीक है ना, AO, हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दो हमारे पास, एक तो ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC, तथा एक है ट्रायंगल QSC, ट्रायंगल AOC और QSC, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। समरूप क्यों है वो मैं बताता हूं, देखिए AOC तथा QSC समरूप हैं, समरूप हैं, क्यों है समरूप, देखिए मैं बताता हूं। एक तो इन दोनों में ये जो एंगल C है ये दोनों में कॉमन है, एक एंगल तो ये, और एक एंगल इसका भी 90 डिग्री है ये, और इसका भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ये हाइट सीधी ली है बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दो एंगल सेम हो गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए समरूपता की कसौटी से, यानी एंगल 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 वाली ए समरूपता पढ़ी होगी आपने, उस कटौती से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ये समरूप बता दिए कि ये दोनों समरूप हैं, तब क्या होगा, अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, इसकी भुजा AO अपॉन QS इक्वल्स टू इसकी भुजा OC अपॉन इसकी भुजा OS, सॉरी इसकी भुजा OC और इसकी भुजा SC, तो ये क्या हो जाएगा OC अपॉन SC। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम QS की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो हम बेलन की ऊंचाई के लिए QS फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से QS इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से अगर हम QS निकालना चाहें तो QS क्या हो जाएगा आपका, QS हो जाएगा AO अपॉन OC इंटू में आ जाएगा SC, ठीक है ना, इंटू में SC आ जाएगा। अब देखिए AO क्या है H, OC क्या है R, और SC क्या है SC। जब SC निकालेंगे कैसे निकालेंगे, OC माइनस OS, हम इसको ऐसे कर सकते हैं OC माइनस OS, तो OC माइनस OS क्या हो जाएगा H अपॉन R, OC आपके पास क्या है, OC आपके पास है R, OC है R और OS है X, तो ये हो जाएगी R माइनस X। और QS क्या है आपका, QS जो है वो आपकी बेलन की ऊंचाई है, ये QS, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, हमें बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम दिखाना है पहले तो हम कहते हैं कि माना बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बच्चों अगर आपके याद हो तो, बेलन का वक्रपृष्ठ हम मान लेते हैं कि ये A है ना, जो भी है हम A मान लेते हैं, कैपिटल A, या कैपिटल A हमने यूज कर रखा है तो हम SA कह देते हैं इसको, नहीं बस A ही कह देते हैं, क्योंकि ये एरिया है ना। बेलन का वक्रपृष्ठ A बराबर क्या होता है 2 पाई RH, है ना, तो ये होगा 2 पाई RH। R क्या है हमारे पास, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है हमारे पास X, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई X, R हो गया 2 पाई R और H हो गया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है ये वाली, तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी H अपॉन R इंटू R माइनस X, ठीक है ना बच्चों, 2 पाई RH, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई H अपॉन R, इस X की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, H अपॉन R तो बाहर लिख लिया, X की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो क्या हो जाएगा RX माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब बस ये जो इक्वेशन आ गई इसका हम अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें ये महत्तम दिखाना है, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो dWR2x, हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dA अपॉन dx आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है पूरा, 2 पाई H अपॉन R बाहर रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा R माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है ना, ये आपका एक बार आ गया। अब इसको जीरो रखते हैं हम पहले अवकलन को, है ना, उसके क्रांतिक मान के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं उच्चतम व निम्नतम, या ऐसे लिख लो महत्तम व निम्नतम के लिए, है ना, निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो रख देंगे,
dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो यहाँ से जब हम dA अपॉन dx ये पूरा 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जब हम ये पूरा 0 रख देंगे 2 पाई h अपॉन r माइनस 2x, इसको हम जब 0 रख देंगे तो ये सारा कॉन्स्टेंट 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या r माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से बचेगी वैल्यू आपकी r इक्वल्स टू 2x, है ना, r इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू r/2। यहाँ से हमारी निकली x इक्वल्स टू r/2। अब देखिए बच्चों, जब मैं d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालूंगा, ये क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है सारा बाहर ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा 2 पाई h अपॉन आर इंटू ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2x आएगा। तो ओवरऑल ये कितना आया, ये आया निगेटिव में 2 दूनी 4 पाई एच एक्स अपॉन आर, ओवरऑल निगेटिव आया, लेस देन टू 0। अगर d2a अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता है यानी निगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आपने निकाली है उस पर जो फलन होगा वो महत्तम होगा, उच्चतम होगा। अगर ये निगेटिव आया तो उच्चतम होगा, पॉजिटिव आया तो निम्नतम होगा, उल्टा है कुछ, है ना। तो अब हम कहेंगे अतः क्योंकि इसमें अगर मैं x की वैल्यू ये r/2 भी रख दूं, क्योंकि हमें इस पे भी देखना है, x की वैल्यू पे देखना है ये, तो x की वैल्यू पर जब हम देखेंगे d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू r/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 पाई h अपॉन r इंटू r/2, r से r कट गया और 2 से 2 कट गया, माइनस के 2 पाई h आया, माइनस के 2 पाई h। वैसे तो देखा तो ये जाता है, ये भी लेस देन 0 ही है, ठीक है ना, यहीं से पता नहीं लगाएंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। बस ये जो x की वैल्यू आपने निकाली थी वो इसमें पुट करने के बाद अगर वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो फलन उच्चतम होगा, है ना। तो अब हम कहेंगे अतः बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा, अतः बेलन का वक्रपृष्ठ x बराबर r/2 पर महत्तम है। और इसने क्या कहा था कि ये प्रूफ कीजिए कि शंकु की त्रिज्या के आधी होती है बेलन की त्रिज्या। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू r/2 आ गया, है ना। और ये x क्या है, ये x हमारे पास जो है वो बेलन की त्रिज्या है ना, बेलन की त्रिज्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2, और ये किसकी है, शंकु की त्रिज्या, यानी जो बेलन की त्रिज्या होती है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये आपने बच्चों यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन करना है, कोई एक खंड कीजिए ना, एक क्वेश्चन करना है, 8 नंबर का है, चूज वो करिएगा जो आसान हो आपके लिए, ठीक है ना, जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। 3 इक्वेशन दे रखी है, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को लिख लीजिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट लिख लेंगे समीकरण रूप में लिखने पर। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे, उसको 1, 2, 3 बनाओगे, ठीक है ना, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। फिर हम लिखेंगे समीकरणों को ax बराबर b रूप में लिखने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा x के कांस्टेंट सारे एक जगह लिख लो। जैसे पहले वाले में क्या है, x का कांस्टेंट 2, या पहली इक्वेशन का कांस्टेंट लिख लो 2, 3, 3, तो ऐसे लिखो 2, 3, 3, ठीक है। आगे 1, -2 और फिर 1, तो यहाँ पे 1, -2 और फिर 1। तीसरे में है 3, -1 और -2, तो 3, -1 और -2, यह आपका बन गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में लिखो आप जो कांस्टेंट जो वेरिएबल उसने दे रखे हैं एक्स वाई जेड, जैसे ये एक्स वाई जेड दे रखे ना, वो यहाँ लिख दो, इक्वल लगाओ और फिर लगा दो ये जो बराबर के दूसरी साइड है 5, -4 और 3, तो ये आ जाएगा 5, -4 और 3, ठीक है ना बच्चों। ये ए एक्स बराबर बी है तो ये आपका ए हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये आपके पास ए है इसका आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये जो ए एक्स बराबर बी है, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए इन्वर्स बी हो जाता है, ये ए इधर जा करके, तो आपको ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी सारणिक निकालते हैं। पहले देखते हैं कि ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल भी है या नहीं है ना, तो वो ए के डिटर्मिनेंट से यानी सारणिक से पता चल जाएगा। तो हम इसका सारणिक निकालते हैं। देखिए सारणिक कैसे निकलेगा, 2 इंटू
ये इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के प्लस के चार, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है, माइनस एकम एक, तो माइनस एक और माइनस फॉर्मूले का प्लस एक, तो चार प्लस एक पाँच आ जाएगा, ठीक है ना। आगे माइनस लगाओ फॉर्मूले का, इनटू में लगाओ दूसरा एलिमेंट, ये तीन, ये गया, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस दो, फिर तीन एकम तीन, ये भी माइनस तीन, माइनस दो और माइनस तीन, तो कितना हो जाएगा माइनस पाँच, फिर अगला तीन लगाओ प्लस करके, ये वाला, ये इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस एक और प्लस तीन दूनी छः, तो कितना बचेगा, ये भी पाँच बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पाँच दूनी दस, माइनस माइनस प्लस, पाँच दिया पंद्रह और प्लस पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह पंद्रह तीस और दस चालीस, यह हो जाएगा चालीस, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय यानी व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, सबसे पहले ए के सहगुणनखंड निकालते हैं। तो ए के सहगुणनखंड के लिए, सहगुणनखंड के लिए, ए के सहगुणनखंड के लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो ए के सहगुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखिए जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, तो इसके हमें सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर A11, तो सबसे पहले हम A11 मान लेते हैं। अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, जो मैट्रिक्स बनी उसको सॉल्व कर लो, है ना। जैसे माइनस के दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो दूनी चार, और माइनस के एक और माइनस घटा करके फॉर्मूले में लगता है, तो प्लस के चार और माइनस माइनस प्लस का एक, चार प्लस एक पाँच आ जाएगा ये। और अगर इनको जोड़ करके सम संख्या आ रही है तो वो तो प्लस ही रहेगा, और अगर विषम संख्या आ रही है तो एक बार माइनस और लगाएंगे बाहर, ठीक है ना। तो ये इनको जोड़ करके क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है, तो इसे प्लस ही रहने दो भी, ठीक है ना, सेम साइन का रहने दो। अब जैसे A12 निकालते हैं, A12 क्या होगा, ये बीच वाला, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस दो एकम दो और माइनस के तीन, माइनस दो माइनस तीन कितने हो गए, माइनस पाँच, माइनस पाँच हो गए। अब माइनस पाँच तो आपने यहाँ लगा दिया, अब ये देखो इनको जोड़ करके कितना आएगा, इनको जोड़ करके आएगा विषम, तीन आएगा, है ना। इनको जोड़ करके अगर विषम आ रहा है तो एक और माइनस आप लगाओगे बाहर, और वो माइनस इसको प्लस कर देगा, अपोजिट साइन कर दो बस, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। अब की बार A13 आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। A13 आपका 5 आ जाएगा, A21 दूसरे का पहला, ये क्या आ जाएगा आपका 3, और A22 आ जाएगा आपका माइनस के 13, और A23 आ जाएगा आपका प्लस के 11, A31 आ जाएगा आपका 9, A32 आ जाएगा आपका 1, और A33 आ जाएगा आपका माइनस के 7। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्या होगा, हम इनसे सहखंडों से बना अवयव बनाते हैं बी। बी क्या है, सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव। तो ये जू के तू आप इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दीजिए, 5 प्लस 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 और माइनस के 7, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। अब क्या करोगे, यहाँ से आप करोगे एडजॉइंट ए निकालोगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है बी का परिवर्ताव्यू, बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो बी का परिवर्ताव्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए बी का परिवर्ताव्यू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका बी, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी इसका परिवर्ताव्यू। जो रो है उसको कॉलम बना दो, रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, 9 1 माइनस के 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट आ गया आपके पास। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स होता है आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी यह आ जाएगा 1/40। आपने जो सबसे शुरू में निकाला था मोड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था सारणी के का 40 आया था, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही। तो ये पूरा मैट्रिक्स 5 3 9, 5 माइनस 13 और 1, 5 11 और माइनस के 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है ना। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/40, और ये मैट्रिक्स पूरी 5 3 9, 5 माइनस 13 और 1, 5 11 और माइनस के 7, और इसकी गुना बी में करनी है। बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 5 माइनस 4 और 3। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 5 पंजे 25, माइनस के 4 तिया 12, माइनस के 12, प्लस 9 तिया 27,
और जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा 40। फिर इस रो की इस रो में आप गुना कर दोगे, इस रो की इस कॉलम में गुना कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 80। और जब इस रो की आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -40। ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास -40 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको गुना करनी आती होगी। अगर आप इतना करके आ चुके हैं यहाँ तक तो आपको गुना करनी आती होगी। तो आप क्या करो, इसको जल्दी से गुना कर लीजिए। ठीक है ना, हम टाइम की वजह से आपको ये गुना करके नहीं दिखा रहे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास आ गया 1/40 और ये आ गया 40, 80 और -40। क्योंकि ये 1/40 भी यहाँ मल्टीप्लाई में था, 1/40 भी यहाँ था मल्टीप्लाई में, तो 1/40 जो है सबके अपॉन में लगा दो। सबके अपॉन में 40, इस वाले 40 को इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा। 80 को 40 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा। -40 को 40 से डिवाइड कर दो -1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास ये है x, y और z। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से आपके पास x बराबर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं 8वें के ख क्वेश्चन पर। 8वें का ख क्वेश्चन देखिए, 8वें का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए 0 टू पाई। बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर पाई नहीं है, π/2 है, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, ये हो जाएगा log cos x dx इक्वल्स टू माइनस के π/2 log 2। ठीक है, अब ये इजीली आपको जो है हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम मान करके चलेंगे, माना है ना, माना, इसको हम i मान करके चलेंगे, माना i बराबर 0 टू π/2 log cos x है, log cos x dx। ठीक है ना, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपने परगुण 4 पढ़ी होगी, 0 टू a अगर लिमिट हो तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, x की जगह a माइनस एक्स रख देते हैं, है ना। तो इसके लिमिट के मान पर, इस इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समाकलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे परगुण 4, परगुण 4 से, परगुण 4 से ये क्या हो जाएगा, i बराबर 0 टू π/2 लिमिट जो कि तो रहेगी, log आ जाएगा, cos आ जाएगा, x की जगह बस आप अपर लिमिट में से x घटा करके लिख दीजिए बस। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा आपका i बराबर 0 टू π/2, ये आ गया आपका log cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स dx। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर ऐसे लिख दीजिएगा आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, यानी 0 टू π/2 ये आ जाएगा आपका log cos x cos x dx प्लस 0 टू π/2 log sin x dx, log sin x dx। अब क्या करेंगे, दोनों पर सेम लिमिट है तो एक ही लिमिट दे देते हैं ना, 0 टू π/2 log cos x प्लस log sin x, ये हो जाएगा, है ना, log cos x प्लस log sin x, तो और इंटू में आ जाएगा dx। और जब भी ऐसा होता है तो log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा log cos x इंटू साइन एक्स और इंटू में आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला बनाना है 2 sin x cos x का, क्योंकि बन जाएगा इजीली, तो मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर दूंगा यहाँ। ठीक है ना, जब हम 2 से गुना करेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा इसके। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू π/2, 0 टू π/2 ये हो जाएगा आपका log sin 2x, log sin 2x अपॉन में आ जाएगा इसके 2 और dx आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 0 टू π/2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे sin 2a का, sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a और cos a। ठीक है, हाँ इसलिए हुआ ये 2 sin a cos a sin 2a बन गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin 2x, log sin 2x और माइनस में इसको हम अलग कर देंगे, ये हो जाएगा log 2, क्योंकि log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, और ये हो जाएगा 2 dx यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2i। अब देखिए बच्चों, इस इंटीग्रेशन को आप दोनों को अलग अलग दे दीजिए, 0 टू π/2 ये आ जाएगा आपके पास log sin 2x dx माइनस 0 टू π/2 और ये हो जाएगा log 2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2x को t मान लेते हैं। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, माना 2x बराबर t आ गया, तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, x का dx हो गया, dt का dt हो गया।
ठीक है ना, x का तो 1 होता है और dt का जब हम करेंगे dt अपॉन dx हो जाएगा, वो dx मल्टीप्लाई में आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाएगा dx इक्वल टू dt/2। अब हम यहाँ dx की जगह ही रख देंगे और लिमिट भी देखिए, जब लिमिट x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगी, x 0 यहाँ रख दो तो ये 0 हो जाएगा, t बराबर भी 0 आ जाएगी। और जब x की लिमिट π/2 है ऊपर वाली, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 यहाँ रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर पाई आ जाएगा। तो लिमिट ये आपकी हो जाएगी 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये आ जाएगा log साइन t dt माइनस, और ये log 2 कॉमन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये 0 टू π/2 आ जाएगा dx पे, यहाँ पे 1 बचेगा बस, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब देखिए बच्चों, ये 0 टू पाई log साइन t हो गया, ठीक है ना। अब एक परगुण 6 होती है, परगुण 6 क्या कहती है कि अगर लिमिट 0 टू 2a है और यहाँ पे कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन में से हमने क्या किया, x की जगह जो भी उसमें वो है आपके पास dt/2 है ना, ये dt यहाँ जाएगा, by 2 यहाँ जाएगा, है ना, dt/2 हो गया। परगुण 6 यह कहती है कि अगर आपके पास लिमिट 0 टू 2a है और आपने साइन के अंदर जो भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर x की जगह वो 2a माइनस एक्स रखा, 2a माइनस एक्स रखा और फंक्शन चेंज ना हुआ, है ना, फंक्शन चेंज ना हुआ, तो फंक्शन सेम रहा, तो क्या करेंगे, उसको हम लिमिट को तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, 2i इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको लगा देंगे π/2, लिमिट चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा 2। ये होता है log sin t dt माइनस log 2, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ 1 का आ जाएगा x 0 टू π/2, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 टू π/2 log sin t dt हो गया। अब परगुण फर्स्ट जो है, पहली जो परगुण है वो क्या कहती है कि अगर इसका हम वेरिएबल चेंज कर दें तो इसमें इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसे 0 टू π/2 log sin x कर दें t की जगह और dx कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये परगुण 1 कहती है। यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस 0 आ जाएगा, x की जगह π/2 माइनस 0। अब तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, ये वैल्यू वापस से i बन गई जो हम मान करके चले थे, है ना, i बन गई। समीकरण नंबर 2 देखना, समीकरण नंबर 2 ये i हो जाएगी, तो इसको हम i लिख देंगे माइनस, और ये क्या आ जाएगा log 2 और π/2 बाहर है, log 2 1 है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस i को इधर पहुंचा देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2i माइनस i इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, और ये आ जाएगा 2i में से i गया, i इक्वल्स टू माइनस के π/2 और ये आ जाएगा log 2, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप ये ध्यान रखना कि परगुण 6 कैसे लगी है, आप यहाँ पे परगुण 6 ट्राई करना, लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल चेंज किया है, ये परगुण 1 से किया, यहाँ पे लिख देना आपकी परगुण 1 से, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना परगुण 6 से, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ताकि उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़े, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं 9th पर क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कोई एक खंड करना है आपको और दोनों ही 8-8 नंबर के हैं और इनमें से कोई एक करना है, ठीक है ना। तो आपका ये सिलेबस में नहीं है, 9वीं का क, हम करेंगे ख। तो देखिए बच्चों, 9वीं का ख क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए, जबकि जो असमीकाएँ हैं वो ये हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, और दे रखी है माइनस के x प्लस के वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, और दे रखी है x ग्रेटर देन टू 0, y ग्रेटर देन टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये आपकी पहली असमीका है, ये आपकी दूसरी असमीका है, ठीक है ना। तीसरी भी आप इसको मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस इसलिए है कि उसने बता दिया आपके पास जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, तो इस वाले चतुर्थांश में हमें बस सॉल्यूशन देना है, इसका हल देना है ना, इस वाले चतुर्थांश में, पहले में, ठीक है ना, इनमें किसी में नहीं, बस इसमें x भी पॉजिटिव है यहाँ, y भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक हैं यहाँ, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण रूप में लिख लो इनको, है ना, समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण रूप में लिख दिए, कैसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4, और दूसरे वाली माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ये देखिएगा, तो बच्चों आप ये देखिए कि हमें क्या करना है, इन दोनों को ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको दोनों के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे समीकरण 4 से। आप ऐसे करो समीकरण 4 से, और समीकरण 4 की एक टेबल बना लो, समीकरण 4 की, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दो मान निकाल लेते हैं।
एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, y का मान क्या आ जाएगा 1, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, x का मान क्या आ जाएगा 1। ये आपको निकाल करके दिखाने हैं कि समीकरण 4 से, फिर समीकरण 4 लिखना, फिर उसे कहना कि x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू निकाल के दिखाना 1 आई, तब ये टेबल बनाना बाद में, ठीक है ना। इसी तरह y की वैल्यू 0 रख के 1 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। अब समीकरण 5 पर चलते हैं। समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या कहती है, इसमें भी ऐसी टेबल बना लो, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये जो समीकरण 5 है ये ऐसी नहीं है जैसी समीकरण नंबर 4 है, ये थोड़ी सी अलग है इससे। ये -x + y = 0 वाली समीकरण है, यानी ये ऐसी समीकरण है जिसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। देखो आपने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी बस, है ना। इसमें आप 2 पॉइंट ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आपको इसमें कुछ अलग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। जैसे आप इसमें 1 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तो x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, हमने 1 रख लिया, या हम 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू हमने 2 रख ली, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्योंकि -x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। और एक और निकाल लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 3 मिलेगी, ठीक है ना। हमारे पास 2 पॉइंट ये हो गए ऐसे। तो अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट 0,1 पहला पॉइंट हो जाएगा a, इसको b मान लेंगे, इसी तरह इनको भी पॉइंट मान लेंगे, ठीक है ना। बस इन दोनों को अब हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है ना। हम थोड़ी सी डिस्टेंस पे ले लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हमारे पास देखिए क्या है, 1 तक है, 2 तक है और 3 तक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़े बड़े बड़े से ले लेते हैं। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। इसको थोड़ी सी और ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो सबसे पहले मुझे ये दोनों पॉइंट ढूंढने हैं और इनको मिलाना है। तो ये पॉइंट क्या है, 0,1, 0,1 कहाँ पे है, 0,1 ए पॉइंट है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आपका ए है 0,1। बी पॉइंट आपका है 1,0, तो 1,0 है आपका ये पॉइंट, बी पॉइंट है 1,0। इन दोनों को मिला देना है बस। तो इन दोनों को आप मिला दीजिए, देखिए इन दोनों को मैं मिला दूंगा, ये ऐसे लाइन खिंच जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों अब दूसरे पॉइंट, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन, एक तो पॉइंट है उसमें 0, 0, तो एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है ना, 0, 0। दूसरा पॉइंट है इसमें 2,2, 2,2 कहाँ पे मिलेगा, ये 2 रहा आपका और ये एक 2 ये रहा, तो 2,2 यहाँ पे मिलेगा। देखो इसको सीधी लाइन खींच दो और इसकी सीधी लाइन खींच दो, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ 2, 2 मिलेगा। और इसी तरह 3 का है, इसकी सीधी लाइन खींच दो और इसकी भी सीधी लाइन खींच दो, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ 3, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे है ये 3, 3। अब करते हैं इसके यूज, ठीक है ना। देखिए अब ये तीनों पॉइंट से होके जो जाएगी वो लाइन खींच दो। तो मान लीजिए ये आपकी लाइन चलेगी जो तीनों पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है ना। अब आपकी ये लाइन जो है ये दूसरी लाइन है, ये तो पहली लाइन थी, ये ये वाली पहली लाइन थी। इस पर आप लिख दीजिएगा x + y, x + y = 1, और ये दूसरी लाइन है, इस पर लिख दीजिएगा आप x - x + y = 0, ठीक है ना। अब देखिए ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, 2,2, और ये हो गया आपका 3,3। आपने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको ये देखना है कि हमारा हल कौन सा है, इसके इधर साइड का है, इसके इधर साइड का है, या इसके इधर साइड का है, ठीक है ना, या इसके ऊपर है। तो हमें वो देखना है। तो सबसे उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे लिखो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर इसका मतलब ये है जो असमिका थी हमारी, जो ये असमिका है, इसमें आप 0, 0 रख के देखिए। तो जब आप यहाँ पे 0 + 0 रखोगे तो <= 1 आएगा, यानी 0 <= 1 आएगा। और ये बात अगर सत्य हुई, यानी ये बात अगर सही हुई कि 0 1 से छोटा ही है, बिल्कुल है, अगर सही हुई तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे की ओर, ओरिजिन की ओर, इस लाइन से मूल बिंदु की ओर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन से तो आएगा नीचे की तरफ ग्राफ, ठीक है ना। जो हम शेड करेंगे वो नीचे की तरफ करेंगे। अभी दूसरी भी देख लेते हैं, एक लाइन हमारे पास दूसरी भी है। दूसरी ये कहता है -x + 0 वाली, -x + 0 <= 0। अगर आप इसमें 0, 0 रखोगे तो इससे पता नहीं चलेगा आपको कि इसके नीचे करना है या इसके ऊपर, या इसके ऊपर उधर है, नीचे किधर है, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये 0, 0 से होके जा रही है, इसके या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट उठा लीजिए। मान लीजिए मैं इसके राइट साइड से पॉइंट उठा लेता हूं, ये वाला 1,0। आप कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट उठा सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, ठीक है ना। हम ये पॉइंट उठा लेते हैं 1,0। 1,0 पे देखते हैं इसे, 1,0 पर, 1,0 पर मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा, +0 आ जाएगा, <= 0, यानी -1 और <= 0 ये आ जाएगा। और ये बात भी सही आ रही है। तो अगर ये बात सही आ रही है तो जिस साइड से आपने पॉइंट उठाया है उसी साइड क्या हो जाएगा, उसी साइड शेड कर देंगे, ठीक है ना, इस साइड शेड हो जाएगी इसके। तो अब देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जो कॉमन है, इन दोनों लाइनों से घिरा हुआ है और x एक्सिस y एक्सिस से भी घिरा हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रीजन है जो तीनों लाइनों से घिरा हुआ है,
ठीक है ना, एक्स एक्सिस से भी, इससे भी और इससे भी। यानी हमारे पास जो पॉइंट मिले, देखिए यहाँ पे इसके नीचे है और इस वाली के नीचे है, तो कॉमन पार्ट कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। इसके नीचे भी है और इसके भी नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी साइड है, इसके भी साइड है। अब इस जो ये आकृति बनी शेड वाली, इसके जो जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उन पे हमें जेड का मान देखना है, जेड का मान देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा है, इन दोनों को जो हल करके आएगा। देखिए ये वाली इक्वेशन क्या है, एक है इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई बराबर 1, दूसरी है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। दोनों को हल कर लो, इसको जोड़ दो, कट जाएगी, 2y इक्वल्स टू 1 आ गया और y इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब y इक्वल्स टू 1/2 आ गया तो इसमें रख दो, यहाँ से x इक्वल्स टू भी 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास ये जो पॉइंट है ये आ गया 1/2, 1/2, ठीक है ना। अब इन तीन पॉइंट पे आपको जेड की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हम जेड की वैल्यू के लिए चलते हैं। हम क्या कर देंगे, एक टेबल सी बना लेंगे, छोटी सी एक ऐसी टेबल सी बना लेंगे, ठीक है ना। उसमें ये यहाँ पे ऐसा कॉलम बना करके और इसको बताएंगे कि ये है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु कौन कौन से हमारे पास, ये कॉर्नर वाले, एक ये, एक ये, एक ये, कोने वाले। एक तो है हमारे पास 0,0, दूसरा हमारे पास 1,0, तीसरा हमारे पास 1/2, 1/2। जब हम 0, 0 पर जेड का मान देखेंगे, जेड हमारे पास क्या है, जेड है हमारे पास x प्लस 2y। 0, 0 इसमें रखो x और y की जगह, तो ये 0 मिलेगा, z बराबर 0। और जब 1,0 इसमें रखेंगे, 1x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, तो इसमें आपको मिलेगा 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तीसरा, जब आप इसकी जगह भी 1/2 रखोगे और इसकी जगह भी 1/2 रखोगे, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2। तो यानी इसमें अधिकतम कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, ये 0 है, ये 1 है, ये 3/2 यानी ये 1.5 है, 1.5 है, तो 1.5 ज़्यादा होगा 1 से, है ना। तो ये अधिकतम हो गया आपका, ये क्या हो गया, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे कि बिंदु 1/2, 1/2 पर जेड का अधिकतम मान 3/2 है, ठीक है ना बच्चों, क्या है, 3/2 है। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों, आसान क्वेश्चन। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी दे रखी है, ठीक है ना बच्चों। पेपर बहुत आसान था, हम पूरा पेपर कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड को लेकर, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में या ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।